Hello students, good morning. This is Om sir and you are watching Om's online English classes. स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स और जो 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए आज का यह जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जो स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट जो है वो सेगमेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि फ्रीक्वेंटली जो है वो एसएससी, बैंकिंग या फिर अदर कॉम्पिटिटिव जो है वो एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस है उसको लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ और बारी बारी से सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का हम लोग जो है वो विश्लेषण करने वाले हैं। तो जो पहला ईडियम मैंने वो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो है ABC। ये बहुत ही कॉमन जो है वह मतलब कह सकते हैं ईडियम है। इस टर्म का हम लोग यूज जो है वह करते हैं प्राइमरी नॉलेज के लिए, यानी इनिशियल नॉलेज के लिए, जिसको कि हम लोग आरंभिक ज्ञान या प्रारंभिक ज्ञान भी कहते हैं। तो इसी पर आधारित जो है वो इस पर देखिए मैंने इसे जो है वो सेंटेंस में यूज़ भी किया है। यू डोंट नो इवन द ABC ऑफ इंजीनियरिंग, यानी तुम्हें इंजीनियरिंग की जो है वो शुरुआती ज्ञान भी नहीं है, यानी कि मामूली ज्ञान भी नहीं है, यानी कि बिल्कुल जो है वह इग्नोरेंट हो। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है वाक्यों में। और आप जानते हैं कि ईडियम्स का प्रयोग जो है वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि अफेक्टिव बनाता है और स्टैंडर्ड बनाता है। तो जो इंग्लिश स्पोकन के स्टूडेंट्स है उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो होने वाला है, तो इसे ध्यान से देखें। दूसरा ईडियम जो है वो है एट ऑल हजार्ड्स। इसका अर्थ होता है एट एनी कॉस्ट। एट ऑल हजार्ड्स का अर्थ होता है हर हाल में या किसी भी कीमत पर। तो इसे मैंने सेंटेंस में यूज़ किया है कि आई विल प्रोटेक्ट माई फैमिली, यानी मैं अपने परिवार की सुरक्षा करूंगा, मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा। एट ऑल हजार्ड्स यानी हर कीमत पर, यानी किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में कह सकते हैं। उसके बाद जो अगला ईडियम है वो है एट 6s and 7s। अब देख सकते हैं कि ये बड़ा ही बेतुका जैसा जो है वो लग रहा है ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो। 6 हम सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव है, 7 भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पॉसिबल है केवल और केवल ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, जिसमें कि काफ़ी जो है वो कह सकते हैं कि पेकुलायर जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ इसका लेटरल मीनिंग नहीं है 6 और 7, यहाँ पर है एट 6s and 7 का अर्थ इन कन्फ्यूजिंग स्टेट, यानी दुविधा की स्थिति में होना। शी वॉज एट 6s and 7s, यानी कि वह जो है वह तय नहीं कर पा रही थी, यानी दुविधा में थी, वेदर टू वियर अ साड़ी और नॉट, यानी कहने का मतलब कि साड़ी पहने या न पहने, इसको लेकर के वह दुविधा में थी। उसके बाद अगला जो ईडियम है वो है एट सी। ये भी बहुत ही कॉमन जो है वो ईडियम है जो कि अक्सर एग्ज़ामों में आता है। इसका अर्थ होता है टू बी पजल्ड, यानी जर हो जाना, कुछ न सूझना। एट सी। ही वॉज एट सी आफ्टर हर रिफ्यूज़ल, यानी उसके इनकार के बाद वह बिल्कुल जो है वह जड़ हो गया, स्तब्ध हो गया, यानी कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। ठीक है। उसके बाद अगला जो ईडियम है वो है ऑल एगॉग, जिसको कि हम लोग कहते हैं रेस्टलेस विद एक्साइटमेंट, यानी उत्तेजित होकर के जो है वह किसी चीज़ का मतलब इंतज़ार करना, यानी कहने का मतलब बेचैनी से किसी चीज़ को जानने का जो है वह काफ़ी एक एक्साइटमेंट होना, उसी को हम लोग कहते हैं ऑल एगॉग, यानी रेस्टलेस यानी बेचैन।
वी वर सिटिंग ऑल अगॉग टू नो द राइट आंसर, यानी सही जवाब जानने को लेकर के हम लोग काफ़ी बेचैन थे, काफ़ी जो है वो उत्सुक थे। ठीक है, अब जो अगला ईडियम है वो है ऑल ग्रीक टू। इसका अर्थ होता है बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ से परे। योर आइडिया इज़ ऑल ग्रीक टू मी, यानी तुम्हारा जो विचार है, तुम्हारा जो आइडिया है वो मेरी समझ से परे है। नेक्स्ट ईडियम देखिए, एट होम इन। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो ईडियम है। एट होम इन का अर्थ होता है निपुण होना, जबकि एट होम का प्रयोग हम लोग घर पर के अर्थ में भी यूज़ करते हैं। फादर इज़ एट होम, पिताजी घर पर हैं, लेकिन एकमात्र इसमें प्रेपोजिशन ऐड कर देने से आप देख सकते हैं कैसे इसका कंप्लीट मीनिंग में चेंज आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है ईडियम एंड फ्रेजेस की कि ये लेटरल मीनिंग नहीं लेता है, ये बिल्कुल इम्प्लाइड मीनिंग यानी भावार्थ जो है वो इसमें होता है, भावार्थ जो है वो लेता है। जैसे माय यंगर ब्रदर इज़ एट होम इन पबजी, यानी मेरा छोटा भाई जो है वो पबजी में काफ़ी निपुण है, यानी पारंगत है। उसके बाद जो नेक्स्ट ईडियम आप देख रहे हैं वो है मैन ऑफ लेटर्स। सॉरी, 8 नंबर पर पहले चलना है। 8वां नंबर जो है वो है अ मैन इन द स्ट्रीट, यानी अ मैन इन द स्ट्रीट। अगर देखा जाए लेटरल मीनिंग तो इसका अर्थ कुछ लोग समझेंगे कि मोहल्ले में कोई एक आदमी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका अर्थ आम आदमी से है, कॉमन मैन से है। तो आई एम सिंपली अ मैन इन द स्ट्रीट, यानी मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। हाउ कैन आई अपोज द अथॉरिटी, यानी मैं कैसे जो है वो अथॉरिटी का विरोध कर सकता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ईडियम है वो है मैन ऑफ लेटर्स, यानी स्कॉलर मैन, यानी कि विद्वान व्यक्ति, यानी मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है विद्वान व्यक्ति को। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी रविंद्रनाथ टैगोर एक विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, अ मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ वर्ड्स कहते हैं डिटरमाइंड पर्सन को, यानी दृढ़ व्यक्ति को, यानी जो अपनी जुबान से, अपनी बात से कभी न फिरे, अपनी बात पर अटल हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं मैन ऑफ वर्ड्स। तो आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स सो आई कांट ईट माई वर्ड्स। इसमें एक और ईडियम यूज़ हुआ है, ईट वंस वर्ड्स। आप देख सकते हैं ये भी एक ईडियम ही है जिसका कि अर्थ होता है अपनी बात से मुकर जाना, अपनी बात वापस ले लेना। तो मैं जो है वो एक दृढ़ आदमी हूँ, इसलिए मैं अपनी बात वापस नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद मैन ऑफ मीन्स, मैन ऑफ मीन्स कहा जाता है धनी आदमी को, समृद्ध आदमी को, सुखी संपन्न आदमी को। तो मुकेश अंबानी इज़ अ मैन ऑफ मीन्स, मुकेश अंबानी जो है वो एक समृद्ध व्यक्ति है। तो जो अगला ईडियम है वह अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कहने का मतलब है तुच्छ आदमी। इसका अर्थ होता है अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, यानी कहने का मतलब वैसा व्यक्ति जिसका कोई महत्व ना हो, जिसका कोई इम्पोर्टेंस ना हो। डोंट टेक हिम सीरियसली, यानी उसे गंभीरता से मत लो। ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी वो जो है वह तुच्छ आदमी है। ठीक है, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब 13 नंबर जो है वो पर आते हैं। ये 13 नंबर जो है इसमें जो ईडियम है वो है अ मैन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, अ मैन ऑफ पार्ट्स कहते हैं योग्य आदमी को, यानी क्वालिफाइड पर्सन कहेंगे इसे। माई टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी मेरे जो अंग्रेजी के शिक्षक हैं, इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स, यानी वो एक योग्य आदमी है। उसके बाद आप अगला ईडियम देख सकते हैं अबाइड बाय, 14th नंबर अबाइड बाय। इसका अर्थ होता है पालन करना। ठीक है, तो वी मस्ट अबाइड बाय द प्रोटोकॉल ऑफ कोविड-19, यानी हमें जो है वह कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उसका जो है वह अवश्य पालन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है बाय एंड बाय, यानी धीरे धीरे, यानी ग्रेजुअली।
ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे, तो ही विल ओवरकम द सिचुएशन। ओवरकम का अर्थ होता है किसी चीज़ से निपटना, पार पाना। तो ही विल ओवरकम द सिचुएशन बाय एंड बाय, यानी वह परिस्थिति से धीरे धीरे जो है वह निपट लेगा, उससे बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगला इडियम है बाय एंड लार्ज, जिसका अर्थ होता है जनरली, जिसको कि हम लोग कहते हैं मोटे तौर पर, आम तौर पर। तो पीपल बाय एंड लार्ज टेक दिस थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ठीक है, यानी लोग जो है वो मोटे तौर पर इन चीज़ों को, है ना, यानी सहर्ष जो है वह स्वीकार लेते हैं, यानी सही मान लेते हैं, ठीक है। टेक फॉर ग्रांटेड भी एक इडियम है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को सही मान लेना, सच मान लेना, यानी कि एक जनरल बिलीफ बना लेना। टेक फॉर ग्रांटेड यानी सहज तरीके से विश्वास कर लेना, टेक फॉर ग्रांटेड। उसके बाद है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका अर्थ होता है रुक रुक कर या रह रह कर। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इरेगुलरली, ठीक है, या आफ्टर एन इंटरवल, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है रुक रुक कर। इट रेन्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स लास्ट नाइट, यानी बीती रात जो है रुक रुक कर वर्षा हुई। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ईडियम है बाय हुक और बाय क्रूक, इसका अर्थ होता है सही या गलत किसी भी तरीके से। तो इसलिए इसका मीनिंग है इन एनी मेथड राइट और रॉन्ग, या इन एनी वे राइट और रॉन्ग, सही या गलत किसी भी तरीके से। जैसे ऑस्ट्रेलिया ट्राई टू विन, आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वह क्रिकेट के खेल में, क्रिकेट के मैदान पर हर वो पैतरा जो है वह अपनाती है जीतने के लिए, चाहे वह खिलाड़ियों से जो है वह स्लेजिंग करके हो या मतलब दुर्व्यवहार करके हो, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ट्राई टू विन द गेम बाय हुक और बाय क्रूक, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो सही या गलत किसी भी तरीके से जो है वह जीतने की कोशिश करती है, ठीक है। उसके बाद 19th नंबर जो इडियम है वो है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, इसका अर्थ होता है तुरंत तुरंत विचार बदलना। टू चेंज द आइडिया एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन का अर्थ होता है तुरंत तुरंत। तो तुरंत तुरंत अगर आप विचार बदलते हैं देन यू ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ठीक है। तो ही इज़ इन हैबिट ऑफ ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड, यानी उसे आदत है तुरंत तुरंत मन बदलने की, विचार बदलने की, ठीक है। उसके बाद जो अगला इडियम है वो है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका अर्थ होता है यानी अपना राग अलापना, केवल अपनी ही उपलब्धियों की बात करना, ठीक है। टू टॉक बोस्टफुली अबाउट वंस ऑन अचीवमेंट, यानी अपनी उपलब्धियों के बारे में सेखी बघाड़ना, केवल अपनी ही बातें किए जाना, इसी को कहते हैं अपना राग अलापना। ही कीप्स ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, वैसे ट्रम्पेट जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है और ब्लो मतलब फूंक कर बजाना भी होता है, तो लेकिन यहाँ पर लेटरल मीनिंग नहीं है, इसको समझेंगे। 21 जो है वो कह रहा है बरी द हैच, बरी द हैच का अर्थ होता है पुराने झगड़े को भुलाकर फिर से जो है वह मेल मिलाप कर लेना, यानी टू एंड वन स्क्वायरल, यानी अपना झगड़ा समाप्त कर लेना, एंड बी फ्रेंड अगेन, और फिर से मित्र बन जाना, यानी सुलह करना, ठीक है। मेकअप भी कहते हैं, मेकअप विद समवन। बरी द हैच एंड स्टार्ट द बिजनेस विद न्यू फेथ, तो कहा जा रहा है कि पुरानी बातों को भुलाओ और नए विश्वास के साथ, नए भरोसे के साथ व्यवसाय आरंभ करो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इडियम है वो है बैंक ऑन, यानी कि भरोसा करना। टू रिलाई ऑन, रिलाई का अर्थ भी होता है भरोसा करना, आप देख सकते हैं दोनों में प्रेपोजिशन भी सेम है। यू कैन बैंक ऑन मी, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उसके बाद जो अगला फ्रेज है वो है बिवेयर ऑफ, इसका अर्थ होता है सावधान, ठीक है, या चौकन्ना। टू बी वॉचफुल, यानी कि सावधान होना, चौकस होना, चौकन्ना होना। बिवेयर ऑफ हिडन एनिमीज, यानी छुपे हुए दुश्मनों से सावधान रहो। या आप देखते होंगे किसी किसी के डोर पर जो है वो लिखा हुआ रहता है या फिर गेट पर लिखा रहता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से सावधान। तो इसलिए बिवेयर का अर्थ जो है वो ये होगा। उसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर जो है वो इडियम है बुल इन अ चाइना शॉप, इसका अर्थ होता है इन टोटल
डिसऑर्डर यानी सब कुछ चौपट होना, सब कुछ जो है अस्त व्यस्त होना। हिज एंट्री मेड द मैरिज हॉल लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी उसकी जो एंट्री थी है ना, उसने मैरिज हॉल को जो है वो बिल्कुल जो है वो क्या कर दिया, कैसा कर दिया, तहस नहस कर दिया, या मैरिज हॉल का सब कुछ चौपट कर दिया। आप देखते होंगे कई सारे मूवीज़ में फिर शादी की रस्में हो रही होती हैं, तभी विलेन अपने गुंडों के साथ आकर के मार पीट करता है, सारी चीज़ें तोड़ फाड़ देता है, चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। उसी को हम कह सकते हैं दे केम लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी कि वे लोग किस तरीके से आए, मतलब इस तरीके से आए कि सब कुछ जो है वो चौपट हो गया। ठीक है, यानी मैरिज स्पॉट लुक्ड लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी सब कुछ उजड़ा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ। नेक्स्ट वन जो है, जो कि लास्ट वन है आज के लिए, वो है बोन ऑफ कॉन्टेंशन, यानी कहने का मतलब झगड़े की वस्तु है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी जिसको कि हम लोग फसाद की जड़ भी कहते हैं। इसके लिए एक और बहुत ही पॉपुलर ईडियम जो है वो आता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। डिस्कार्ड, DISCARD। ठीक है, तो इसको हम लोग जान लें, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। डिस्कार्ड तो सेम मीनिंग का जो है वो ईडियम है ये, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, जिसका अर्थ होता है झगड़े की जड़ या फसाद की जड़, झगड़े की वस्तु भी कह सकते हैं। द लैंड हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन द ट्रू ब्रदर्स, यानी कोई विवादास्पद ज़मीन है जिसको लेकर के दो भाई जो है वह झगड़ रहे हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि द लैंड हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। जैसे आप ये अभी कह सकते हैं कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि जम्मू और कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर वो भारत और पाकिस्तान के बीच फसाद की जड़ है। ठीक है, तो इन सारे इडियम्स को जो है वो आप अच्छे से जो है वो याद रखेंगे, और इससे आपकी स्पोकन भी अच्छी होगी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं स्पेशली, उनमें जो है वो ये बहुत ज़्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। SSC के आपके PT में, चाहे वो CHSL लेवल का हो या फिर CGL लेवल का एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ामों में जो है वो इसके PT में ये कम से कम 4 नंबर का पूछा जाता है, यानी 2 इडियम्स तो रहते ही रहते हैं। इसके अलावे ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर कह सकते हैं कॉमन एरर में भी डाल करके अलग से पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और SSC के मेंस में तो ये 10 से 15 जो है वो लगातार जो 15 नंबर के इडियम्स जो है वो लगभग पूछे जाते हैं 200 नंबर में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सारे इडियम्स को याद रखें। मिलते हैं अगले सेट को लेकर के जल्द ही आप लोगों के बीच पुनः आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।